स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग ब्रिटिश शासन की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे और उसमें सबसे पहले जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि 1773 में पारित हुआ था और ये एक प्रकार से प्रथम एक्ट था जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश कंपनी के ऊपर वहां की संसद ने नियंत्रण स्थापित किया और एक संवैधानिक व्यवस्था शुरू की। तो अपन जब रेगुलेटिंग एक्ट को देखें, इससे पहले ये देखें कि शासन किसका था भारत में। तो भारत में शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। थोड़ा पीछे देख जाए अपन और उसके बाद अपन रेगुलेटिंग एक्ट को देखें कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा वहाँ एक कंपनी बनी, वहाँ के व्यापारियों ने 80 व्यापारी थे इंग्लैंड के, उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसको संक्षेप में अपन बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना हुई थी और वहाँ की ब्रिटेन की महारानी से इसको 15 साल के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था जिसका को रिन्यू कराना होता था इनको बार बार। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारी कंपनी थी, उसका कोई राजनीति में से कोई मतलब नहीं था। उसका उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करना। तो व्यापार करने के उद्देश्य से इन्होंने भारतीय शासकों से संबंध स्थापित किए। यहाँ आने के बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपनी कोठियां स्थापित की और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने यहाँ के राजनीतिक मामलों में रुचि लेना शुरू कर दिया। ये राजाओं को और सैनिक सहायता प्रदान करते, बदले में उनसे अच्छे क्षेत्र मिल जाते थे, उनको रुपया पैसा मिल जाता था। तो व्यापार के साथ साथ ये राजनीति में भी दखल देने लगे। कर्नाटक के युद्धों के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद इनका बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो गया और वहां पर इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की, तरह तरह की राजस्व नीतियां बनाई और एक बंगाल में अराजकता का वातावरण पैदा हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 24 लोगों का एक संचालक मंडल था, वो संचालित करता था इंग्लैंड से। और भारत में इसकी जो व्यवस्था थी उसमें प्रेसिडेंसी थी। इसकी 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, दूसरी बंबई प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों प्रेसिडेंसी का एक अधिकारी होता था जिसको गवर्नर बोला जाता था। हर प्रेसिडेंसी का स्वतंत्र था, अलग अलग, और ये गवर्नर सीधा संबंध था इसका इंग्लैंड से। कोई भी बात होती थी इंग्लैंड से सीधा इसका संबंध था। इस तरह से इनकी यहाँ पर यह व्यवस्था चल रही थी। अब यहाँ कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो 2 तरह का काम करते थे। एक तो कंपनी के लिए व्यापार करते थे, दूसरा क्या करते थे, व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे। और यहाँ से ये लोग अच्छे धनी होकर के, पैसे वाले बनकर के इंग्लैंड जाते, वहां एक नया जागीरदार वर्ग की तरह वो रहते और रहने के साथ साथ ये वहां की संसद में भी रुचि लेकर के अपनी कंपनी के लिए कार्य करते थे। वहां की सरकार भी इनकी आर्थिक दशा को देख करके बड़ा उसको आश्चर्य होता था। कई बार तो स्थिति ऐसी बनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के शासन की सरकार को ऋण तक दिया और इसी के कारण कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सन 1767 में 1767 में ब्रिटिश संसद ने नियम बनाया कि कुल आय में से, जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आय है, उसका 10% हिस्सा प्रति वर्ष संसद को देना पड़ेगा, मतलब हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि आगे चलकर के इस तरह की अराजकता बंगाल में व्याप्त हुई कि कंपनी के कर्मचारी तो धनी होते चले गए और कंपनी की आर्थिक दशा बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई। तो स्थिति यह बन गई कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से 10 लाख पाउंड उधार मांगे। वहां बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी को लूटने वाले इतने कंगाल कैसे हो सकते हैं, और जबकि अधिकारियों की स्थिति बहुत अच्छी है और कंपनी की दुर्दशा है। तो सरकार ने निश्चय किया कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उसके कार्यों को व्यवस्थित किया जाए। और इसके लिए वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, या जिनको फेडरिक नॉर्थ कहते हैं, उन्होंने एक एक्ट पारित करवाया संसद में जिसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट
जो कि 1773 में लागू किया गया। अब इसमें क्या बातें थी इसका तो अपन देखेंगे, लेकिन पहले देखें कि क्यों इसको लागू किया गया, क्यों लाए इसको। तो इसमें तो बंगाल में अराजकता व्याप्त हो गई थी, चारों तरफ दोहरा शासन प्रबंध हो गया था, वहां अराजकता थी, उसको कम करना था। कंपनी की आर्थिक दुर्दशा थी, दिख ही रहा था कि उन्होंने 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा था। भ्रष्टाचार व्याप्त था, कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट हो गए थे, रिश्वत लेने लगे थे वो, और उस पर कंपनी के कार्यों पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इन उद्देश्यों को लेकर के और रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ धाराएं थी, उसका कुछ महत्व था और उसमें बहुत सारे दोष थे। तो इनको अब हम स्लाइड रूप में देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं। बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा मद्रास एवं मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी वो उसके अधीन कर दिए गए। अन्य राज्यों से संधि, युद्ध आदि करने का अधिकार प्रांतीय गवर्नरों से छीन लिया गया। केंद्र के गवर्नर जनरल के परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक समिति का निर्माण किया गया। बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय होता था और इसका जो कार्यकाल था वो लगभग 5 वर्ष था। कुछ सदस्य रिटायर्ड होते थे हर वर्ष। गवर्नर जनरल को बराबर मत होने की स्थिति में ही मत देने का अधिकार होता था। गवर्नर जनरल काउंसिल के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता था। कंपनी के कार्यों की देखभाल करने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। ये इंग्लैंड में रहकर भारत के राजस्व संबंधी मामलों को देखता था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। इस न्यायालय को प्रारंभिक एवं अपीली दोनों प्रकार के अधिकार दिए गए। सुनवाई जूरी की सहायता से होती थी। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के रिश्वत और उपहार लेने पर दंड का प्रावधान किया गया। किसी ब्रिटिश प्रजाजन को 12% से अधिक सूद लेने की अनुमति नहीं थी। कंपनी के अधिकारियों के वेतन बढ़ाकर निश्चित कर दिए गए। अब गवर्नर जनरल को 25,000 वार्षिक पाउंड, काउंसिल सदस्यों को 10,000 वार्षिक पाउंड, मुख्य न्यायाधीश को 8,000 वार्षिक पाउंड और अन्य न्यायाधीशों को 6,000 वार्षिक पाउंड वेतन देना निश्चित कर दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी की धन संबंधी रिपोर्ट इंग्लैंड के अर्थमंत्री को एवं सैनिक व राजनीतिक कार्यों की रिपोर्ट विदेश मंत्री को देना होती थी। कंपनी के हिस्सेदारों की मत देने की योग्यता में भी वृद्धि की गई। अब वही व्यक्ति मताधिकार में भाग ले सकता था जिसके पास कम से कम 1,000 पाउंड के शेयर्स थे। पहले ये योग्यता 500 शेयर्स थी, अब ये बढ़ा करके 1,000 कर दी गई। इसी प्रकार से डायरेक्टरों के लिए भी 1,000 पाउंड से बढ़ाकर ये राशि 2,000 पाउंड कर दी गई, मतलब दुगनी कर दी गई राशि। कंपनी को इंग्लैंड के सम्राट के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया। कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों, न्यायाधीशों, समिति सदस्यों को सम्राट द्वारा ही मनोनीत किया जाता था। महत्व। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक व्यापारिक कंपनी को वैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया था। अब भारत कंपनी का ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार का भी क्षेत्र हो गया था, जहां पर सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यद्यपि इसमें अनेक दोष थे, किंतु भारत के संवैधानिक विकास में यह एक्ट पहला चरण था और ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान था। इसी से कंपनी पर पार्लियामेंट का अधिकार विस्तृत होता गया और आगे
चल करके इसमें सुधार के लिए और भी अधिनियम आए। दोष, अब इसमें दोष क्या थे? कुछ दोष भी थे जिनको आगे चल करके पीट्स इंडिया एक्ट में दूर किया गया। तो आइए हम दोषों को देखें। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को उसकी परिषद की अपेक्षा बहुत अधिक दुर्बल कर दिया था, उसके अधिकारों को कम कर किया गया था। दूसरा, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार नहीं था, वह उनके बहुमत को स्वीकार करने के लिए विवश था, क्योंकि हर निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। इस एक्ट में उच्चतम न्यायालय के अधिकारों की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी और न यह स्पष्ट था कि उसे किन कानूनों के आधार पर न्याय करना है। मद्रास और बंबई की सरकारों पर गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था। मतदान की योग्यता में भी वृद्धि कर दी गई थी। इससे क्या हुआ? परिषद को एक अल्पजन शासित राज्य बना दिया। इसके गवर्नर जनरल समिति के कार्यों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था। कार्यकारिणी सुप्रीम कोर्ट के सामने असहाय थी, सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायित्वहीन थी। इसमें गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल एवं उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, जिसके कारण गवर्नर जनरल के सर्वोच्च न्यायालय से कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे।